डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड सब्जेक्ट में जो हमारी यूनिट नंबर 3 है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, उसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है कोहेजिव एंड एडेजिव फोर्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अर्थात ससंजक एवं आसंजक बल तथा स्पर्श कोण। ससंजक और आसंजक बल क्या है इसके बारे में अपन देखें तो सबसे पहले अपन ससंजक बल की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक बल होता है वह आकर्षण प्रकृति का होता है मुख्यतया। ठीक है, यहाँ पर हम ये कहें कि एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कोहेजिव फोर्स कहते हैं। अर्थात ये कहें हम कि जैसे जल है तो जल के दो अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल कोहेजिव फोर्स कहलाएगा, जबकि विभिन्न प्रकार के पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं, एडेजिव फोर्स कहते हैं। हम ये कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के पदार्थ हमारे पास हों और उनके अणुओं के बीच जो बल लगेगा वह आसंजक बल कहलाएगा। उदाहरण के लिए ले लें हम कि जल और कांच दो अलग अलग पदार्थ हैं। जल के अणु और कांच के अणु के मध्य जो बल होगा उसे अपन आसंजक बल कहेंगे। गैसों में ससंजक बल का मान बहुत कम होता है। हम लोग जानते हैं कि गैसों में अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं। इसके कारण उनमें जो है अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण गैसों में विसरण की घटना पाई जाती है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जल जो है वो कांच की सतह को भिगो देता है, जबकि वही पारा जो है द्रव वह कांच की सतह को नहीं भिगोता है। तो इसके पीछे क्या कारण है ये हम देख सकते हैं। यह कारण ससंजक और आसंजक बल के आपेक्षिक परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड। जैसे हम बात करें कि जल कांच की सतह को भिगो देता है, यहाँ पर हम ये देखें कि जल और कांच के अणुओं के मध्य जो आसंजक बल लगता है उसका मान जल के अपने अणुओं के बीच जो ससंजक बल होता है उससे अधिक होता है। ऐसा होने से जल का अणु जो है वह कांच के अणु के साथ चिपका रहेगा आकर्षण बल के कारण, अतः जल जो है वह कांच की सतह को भिगो देगा। जबकि इसके विपरीत पारे और कांच के अणुओं के मध्य जो आसंजक बल होता है उसका मान पारे के जो अपने अणु हैं उनके मध्य जो ससंजक बल है उसके मान से कम होता है। अब यहाँ पर पारे का एक अणु हम ले लें, एक तरफ कांच का अणु हो, दूसरी तरफ पारे का अपना अणु हो, तो उस पारे के अणु पर कांच का अणु के कारण आसंजक बल ज़्यादा होगा, आसंजक बल कम होगा और पारे के अणुओं के बीच ससंजक बल अधिक होगा। अतः पारा का अणु जो है वो कांच के अणु के बजाय उस दूसरे पारे के अणु के साथ चिपका रहेगा, इसलिए पारा जो है वह कांच की सतह को नहीं भिगो पाएगा। तो इस प्रकार से ससंजक और आसंजक बलों के बारे में हम बात कर सकते हैं और इसी के आधार पर हम जो द्रवों का जो गुण है, महत्वपूर्ण गुण पृष्ठ तनाव, उसको समझा सकते हैं। यहाँ पर अपन देखें पृष्ठ तनाव की अपन व्याख्या करने जा रहे हैं। इस चित्र को अपन देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक अणु है A, ये दूसरा अणु मैंने लिया है B और ये तीसरा अणु लिया है C। यहाँ पर ये हम कह दें कि ये जो A अणु है ये द्रव की अंदर काफ़ी अंदर है द्रव में, B जो अणु है वह ये जैसे कि द्रव की सतह ये रही। ठीक है, आणविक परिसर आगे हम परिभाषित करेंगे। माना कि ये मॉलिक्यूलर रेंज हो तो इस मॉलिक्यूलर रेंज का मतलब ये होगा ये अपनी द्रव की सतह फिल्म हो जाएगी। अब ये जो अणु है या B अणु है या C अणु है ये द्रव की जो सतह फिल्म होगी, जो मैं यहाँ पर कर्सर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, इसके मध्य है। इन अणुओं पर आप देखेंगे A, B और C पर बल के मान जो है वो अलग अलग हैं। हम आगे के जो स्लाइड है उस पर अपन वापस जाएं तो देखिए अपन सबसे पहले मैंने आणविक परिसर अर्थात मॉलिक्यूलर रेंज डिफाइन करनी है। मॉलिक्यूलर रेंज आणविक परिसर वह अधिकतम दूरी है जहां तक एक अणु किसी दूसरे अणु पर अंतर आणविक बल लगाता है। एक अणु
दूसरे अणु पर अंतर आणविक बल जिस अधिकतम दूरी तक लगाता है वह दूरी आणविक परिसर कहलाती है, मॉलिक्यूलर रेंज कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अणु जो है वो मॉलिक्यूलर रेंज से ज़्यादा दूरी पर स्थित किसी अणु पर अंतर आणविक बल नहीं लगा पाएगा। ठीक है, सामान्यतया ये मॉलिक्यूलर रेंज जो है 10⁻⁹ मीटर के क्रम की होती है। अब हम बात करते हैं आणविक प्रभाव का गोला, अर्थात मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस का जो स्फीयर है उसकी बात करें, स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस कहलाती है। ये काल्पनिक गोला है जिसमें अपन ने अणु को केंद्र माना है और एक गोला खींचा है और उस गोले की त्रिज्या आणविक परिसर अर्थात मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर अपन ने मानी है। तो जो पिछले हमारे चित्र थे उसमें आप देखें, इसमें ये ए अणु को गोला का केंद्र माना है और मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर त्रिज्या मान करके अपन ने ये गोला खींचा है, और यही काम अपन ने यहाँ पर बी अणु को गोला मान करके ये स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस बी के लिए खींचा है। अर्थात बी के लिए आणविक प्रभाव का गोला ये होगा और सी के लिए आणविक प्रभाव का गोला ये होगा। अब यहाँ पर अपन बात करें ए के लिए, जब अपन ने आणविक प्रभाव का गोला खींचा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अणु पर जो बल लगेंगे वह इस गोले में स्थित अणुओं के द्वारा ही लगेंगे। जो बाहर द्रव के अणु यहाँ पर हैं इनके द्वारा इस ए अणु पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा। ये हमारा मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस जो हमने स्फीयर ड्रॉ किया है उसका अर्थ रहता है। ठीक है, अब वापस से अब अपनी स्लाइड पर आए। अब हम पर बात करते हैं द्रव के अणुओं पर। तो सबसे पहले बात करता हूं द्रव के अणु ए पर। इस पर अन्य अणुओं के कारण परिणामी अंतर आणविक बल शून्य होगा। क्यों शून्य होगा ये आप देख सकते हैं। ये ए अणु है, इस ए अणु पर सभी ओर से सभी इस गोले के अंदर से सभी द्रव के अणु हैं और ये सभी द्रव के अणु इस ए अणु पर अंतर आणविक बल लगा रहे हैं। यहाँ पर स्थित जो अणु होगा ए अणु पर इस और अंतर आणविक बल लगाएगा, जबकि ये अणु जो है इस दिशा में बल लगाएगा और ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इस प्रकार से बाकी भी स्थितियाँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि ए अणु पर परिणामी बल जो है वो शून्य होगा, अर्थात द्रव की सतह के काफ़ी अंदर जो अणु स्थित हैं उन पर किसी भी प्रकार का परिणामी अंतर आणविक बल नहीं होगा। लेकिन क्या यह बात बी और सी अणुओं के लिए सही है? नहीं। जो बी अणु है उसको आप देख सकते हैं, ये जो द्रव की हमारी सतह फिल्म है उसके अंदर स्थित है। अब इस द्रव की सतह फिल्म के अंदर अणुओं की हम बात करें तो ये जो बी अणु है इस पर परिणामी बल शून्य नहीं है। क्यों शून्य नहीं है? क्योंकि कुछ बल तो अपने प्रभावों को एक दूसरे के प्रभावों को निरस्त कर देते हैं। जैसे इस अणु की बात करें, इस अणु पर इस अणु के कारण और इस अणु के कारण जो परिणामी बल है वो शून्य हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि इस स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस का कुछ भाग जो है वह द्रव के बाहर है, अर्थात इस भाग में द्रव के अणु स्थित नहीं है। तो इधर जो अणु होंगे द्रव के उन अणु को द्वारा बी पर जो बल लगाया जाएगा उसको बैलेंस करने वाला इधर कोई भी अणु नहीं है। अतः इस अणु पर परिणामी बल जो है वह इन बलों के कारण होगा और वह नीचे की ओर इस प्रकार से इस दिशा में होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि बी अणु पर बल नीचे की ओर लगेगा। अब हम बात करते हैं सी अणु की। तो सी अणु का जो आणविक प्रभाव का गोला है, जो स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस है, उसका आधा भाग द्रव के बाहर है और आधा भाग द्रव के अंदर है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस अणु पर परिणामी बल इधर की ओर होगा, नीचे की ओर, और यह परिणामी बल बी की तुलना में अधिक होगा। हम ये कह सकते हैं कि सी अणु पर परिणामी बल जो है वो अधिकतम होगा और वो नीचे की ओर होगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो अणु द्रव की सतह फिल्म के अंदर होंगे, सतह फिल्म क्या होगी? द्रव की सतह से 10⁻⁹ मीटर गहराई वाली जो फिल्म होगी ये फिल्म द्रव की सतह फिल्म कहलाएगी। तो द्रव की सतह फिल्म के अंदर जो अणु स्थित होंगे उन पर द्रव की अन्य अणुओं के कारण नीचे की ओर आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अतः इसको अपन आगे समझ सकते हैं। ये सारी यहाँ पर बताई गई है जो मैंने अभी बोला है आपको। अब हम बात करते हैं कि जो द्रव के अंदर अणु हैं उनको अगर मैं द्रव की सतह फिल्म में लेकर के आऊँ तो मुझे उस अणुओं पर नीचे की ओर जो ससंजक बल लगेंगे उनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यह कार्य
इन अणुओं के पास अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा के रूप में अर्थात एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संग्रहित होगा। कोई भी सिस्टम हमारे पास होता है, उसकी स्थायी साम्यावस्था अर्थात स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अतः द्रव के लिए भी हम बात करें तो द्रव की सतह फिल्म में अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसा होने के लिए अणुओं की संख्या द्रव की सतह फिल्म में न्यूनतम हो। अब अणुओं की संख्या द्रव की सतह फिल्म में कब न्यूनतम हो सकती है, कैसे न्यूनतम हो सकती है, उसके बारे में बात करें। सतह फिल्म की मोटाई आणविक परिसर के तुल्य है, ये नियत है। अतः हम ये कहेंगे कि द्रव की मुक्त सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो अपने आप अणुओं की संख्या न्यूनतम हो जाएगी। अणुओं की संख्या न्यूनतम होगी तो द्रव की सतह फिल्म की स्थितिज ऊर्जा भी न्यूनतम हो जाएगी। अतः द्रव के पास जो मुक्त सतह है, फ्री सरफेस है, उसका एरिया मिनिमम होना चाहिए और यही जो है वो द्रव का गुण पृष्ठतनाव कहलाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है और यही गुण पृष्ठतनाव कहलाता है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किया है, पृष्ठतनाव को की व्याख्या की है, किसके आधार पर, अंतर आणविक बलों के आधार पर। अब हम बात करते हैं स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है ये यहाँ पर परिभाषित किया गया है और चित्र में बताया भी गया है। देखिए आप, द्रव और ठोस के किसी संपर्क बिंदु, ये ठोस की दीवार है जैसे कांच की सतह बता रखी है आपको, ठीक है, ये द्रव का अणु है जो ठोस के साथ संपर्क में है। इस बिंदु से द्रव के पृष्ठ, द्रव का पृष्ठ ये रहा, इस पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींची है अपन ने, ये स्पर्श रेखा, और ठोस के पृष्ठ से द्रव के अंदर, ये ठोस का पृष्ठ है, इस पर द्रव के अंदर अर्थात इधर, इस रेखा के मध्य जो कोण होगा वह स्पर्श कोण होगा। ये दो लाइन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। एक लाइन तो ये रही, ये लाइन क्या है, द्रव और ठोस का संपर्क बिंदु है, वहां से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। दूसरी लाइन ये है, ये लाइन क्या है, ठोस के पृष्ठ से द्रव की अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा है। इन दोनों के बीच में जो कोण है, यह कोण स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कांच और जल का है। इधर आप देखें, इस दूसरी तरफ कांच और मरकरी, इसकी यहाँ पर मरकरी की सरफेस इस प्रकार की है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव की पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा ये होगी, इस स्पर्श रेखा, और ठोस के पृष्ठ से द्रव के अंदर, ये ठोस का पृष्ठ है हमारा, इसमें द्रव के अंदर ये वाली रेखा है, इनके बीच में ये कोण है, ये कोण जो है ये स्पर्श कोण कहलाएगा। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाएगा, देखिए आप, कि ग्लास और वाटर अर्थात कांच और जल, इनके मध्य जो स्पर्श कोण है ये आपको यहाँ से न्यून कोण दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से कांच और पारे के मध्य जो स्पर्श कोण है, कांच और पारे के लिए, युग्म के लिए जो स्पर्श कोण दिखाई दे रहा है यह अधिक कोण है। यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि अगर मैं जल को कांच के बर्तन में रखता हूँ तो जो मुक्त सतह है, फ्री सरफेस है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, कॉनकेव, अवतल, ठीक है, ये द्रव की अवतल प्रकृति, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कांच के बर्तन में मरकरी को रखता हूँ तो ऐसी स्थिति में द्रव सतह अर्थात मरकरी की सरफेस जो है वो उत्तल है, कॉन्वेक्स नेचर की, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी उसी के अनुसार है, जहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है वहाँ पर अवतल, और जहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज है वहाँ पर उत्तल प्रकृति। यह यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। ठोस और द्रव युग्म के लिए स्पर्श कोण का मान ठोस और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि मैं ठोस द्रव में से किसी एक को चेंज कर दूं तो स्पर्श कोण का मान भी चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कांच और जल के लिए हम बात करें तो स्पर्श कोण का मान बहुत ही कम होता है। क्लीन ग्लास अर्थात ऐसा कांच जो कि बिल्कुल साफ है, और प्योर वाटर शुद्ध जल, इसके लिए स्पर्श कोण का मान बहुत ही कम, लगभग 0 डिग्री के आसपास होता है। जबकि कांच और पारे के लिए स्पर्श कोण का मान 135 डिग्री, 135 डिग्री ऑब्ट्यूज है। ये चांदी का बर्तन ले लें और इधर जल ले लें तो चांदी और जल युग्म के लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री होता है। किसी द्रव का ताप बढ़ा दें अपन तो स्पर्श कोण का मान बढ़ जाता है। लेकिन अशुद्धि की बात करें तो अशुद्धियाँ दो प्रकार की हो सकती है, घुलनशील अशुद्धि
और अघुलनशील अशुद्धि, ऐसी अशुद्धि जो द्रव में घुल जाती हो। ऐसी अशुद्धि मिलाने पर जो कि घुलनशील अशुद्धि कहलाती है, इसको यदि अपन द्रव में मिलाएंगे तो स्पर्श कोण का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर द्रव में अघुलनशील अशुद्धि मिलाएंगे तो स्पर्श कोण का मान कम होगा। अब अपन स्पर्श कोण के आधार पर द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की प्रकृति को यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में देख सकते हैं। इस टेबल में जैसा कि स्पष्ट बताया गया है, ठोस द्रव युग्म, कांच और जल, स्पर्श कोण जैसा अपन जानते हैं न्यून कोण है, थीटा का मान लेस देन 90 डिग्री। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की प्रकृति, अर्थात कांच के बर्तन में जल रखेंगे तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ जो होगा उसकी प्रकृति अवतल अर्थात कॉन्केव नेचर की होगी। कांच और पारे को ले लें तो कांच और पारे के लिए स्पर्श कोण अधिक कोण है, थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा है, लगभग 135 डिग्री के आसपास होता है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की प्रकृति, फ्री सरफेस जो है लिक्विड की, उसकी नेचर कैसी है, कॉन्वेक्स है, उत्तल प्रकार की है। लेकिन चांदी और जल, चांदी के बर्तन में जल रख दें तो इसके लिए स्पर्श कोण 90 डिग्री होगा। ऐसी स्थिति में द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की प्रकृति समतल तरह की होगी, प्लेन तरह की होगी। इस प्रकार से अपन ने स्पर्श कोण की यहाँ पर बात की है। इस प्रकार से इस पूरे लेक्चर में हमने दो चीज़ों के बारे में बात की है, ससंजक और आसंजक बल। इसके आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या की है और फिर हमने बात की है स्पर्श कोण की। इस प्रकार से आज का लेक्चर यहाँ पूरा होता है। थैंक्स, धन्यवाद।